नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिएगा करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 51 दिन 51 मैराथन की सीरीज लगातार जो चल रही है आप लोगों के लिए, वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम, चाहे वो आरपीएफ है, आपका आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के तमाम एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है 51 दिन के अंदर। आज हम 21वें दिन पर है साथी। इससे पहले 20 दिन 20 चैप्टर आपने कर लिए। मतलब क्या है? देखो, हर दिन एक नया टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब है कि आज 21वें दिन हम 21वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे ही आपने लगातार 20 दिन के अंदर 20 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आज के टॉपिक में कुछ खास है। वो क्या है मैं आपको बता दूं कि आज जो टॉपिक है पॉलीमर बहुलक, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने आज तक इस चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कम इसको पढ़ाया गया है। तो चलिए आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जिन्होंने इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ा है? क्या आप में से 400 बच्चे लाइव हैं? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है कि जिन्होंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रखी है? अगर ऐसा कोई है तो एक बार कमेंट करके बताओ कि सर मैंने इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ रखा है। बताइएगा, कोई ऐसा बच्चा है अपनी क्लास के अंदर कि जिसने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है? कोई भी ऐसा? चलिए, तो पता है, मुझे पता था कि आप में से 2 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है। इसीलिए मैं क्या करवाऊंगा प्यारे बच्चों, पहले आज इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको और फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा। क्यों? यूट्यूब पर है ही नहीं। यूट्यूब पर मेरे द्वारा इस चैप्टर को शायद एक बार पढ़ाया गया था, वो भी कंप्लीट नहीं था। तो बच्चों आज मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर की क्या करूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले। तो कितने बच्चे तैयार हैं मेरे भाई? कितने बच्चे रेडी हैं? क्या सच में चाहते हो कि पहले इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ें? बिल्कुल बेसिक से। कहां से पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से इसकी क्या पढ़ेंगे पहले आज हम? थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा तो आप कर नहीं पाओगे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने में मजा आएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन ले आया ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे चल क्या रहा है। आप गलत ही गलत जवाब दोगे, मैं ही सही बताता रहूंगा। तो इसका मतलब है आपको थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों चलो करते हैं आज के इस टॉपिक की शुरुआत, 21वें दिन की शुरुआत, पॉलीमर। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। तो भाई आज तो लाइक बनता है, आज इतना शेयर कर दो क्लास को कि आज हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। और आपको पता है कि थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को करने से पहले। मैंने सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ाई हुई है बेटा, कहीं ना कहीं सारे टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई हुई है। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको शायद थ्योरी इसका मिला नहीं होगा। तो चलिएगा करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। पॉलीमर। सबसे पहले पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या है? बेटा एक एक बात को प्लीज नोट डाउन कर लेना। और ये थ्योरी का पीडीएफ आपको मैं दूंगा साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिलने वाला है। तो मेरे भाई आज थ्योरी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ा रहा हूं थ्योरी? इसका मकसद है आपको क्वेश्चन करने हैं क्लास के लास्ट में जो करवाए जाएंगे। पॉलीमर बहुलक। बेटा सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ये रेलवे के एग्जाम के लिए है, जी हां बिल्कुल इसी के लिए है। एसएससी के एग्जाम के लिए, जी हां बिल्कुल उसी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो देखो पॉलीमर बच्चों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये जो पॉलीमर है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है पॉली और एक होता है मर। एक पॉली होता है और दूसरा क्या होता है? मर। बेटा जहां पर भी आपको पॉली दिख जाए, पॉली का मतलब होता है बहुत और मर का मतलब होता है यूनिट यानी कि इकाई। मर का अर्थ क्या होता है? मर का अर्थ मरना नहीं होता, याद रखिएगा। मर का मतलब होता है यूनिट। यूनिट को क्या कहते हैं हिंदी में? इकाई कहते हैं, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का अर्थ क्या होता है? बहुत। जब कोई चीज बहुत बार आपस में जुड़ती है, डेट इज कॉल्ड पॉलीमर। उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरी जो शरीर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका कोशिका से जुड़ी तो क्या बना? टिश्यू बना, ऊतक बना। तो बच्चों जैसे ईंट से ईंट बनकर दीवार बनती है, मैंने क्या कहा? जैसे दीवार बनती है दीवार, तो दीवार में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? उसका ईंट होता है, ईंट। आप जानते हो ना, दीवार कोई खड़ी हुई है
तो उसमें एक एक ईंट को जोड़कर ऊपर नीचे लगाकर एक एक ईंट को दीवार तैयार किया गया। वैसे ही ये जो ईंट है ना, ये इसका मोनोमर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? मोनोमर, मतलब एकलक इकाई। तो अगर मैं पूछूं आपसे बेटा कि दीवार जो बनी उसकी एकलक इकाई, उसकी यूनिट का नाम बताओ, कमेंट करेंगे सब बच्चे। आज की क्लास को इतना देखो, 650 बच्चे लाइव हैं और 250 लाइक, ऐसा काम चलेगा क्या भाई? प्लीज वीडियो को अगर सच्चे दिल से पसंद करते हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेटा देखो, मैंने क्या कहा कि दीवार है तो ईंटों से मिलकर बनी, तो जो ईंट है ना, एक ईंट, वो पता है क्या कहलाएगी? वो उसका मोनोमर, मतलब एक इकाई। एक इकाई को बार बार जोड़ने से दीवार तैयार हो गई। ऐसे ही बेटा पॉलीमर का मतलब है पॉली प्लस मर, मतलब एक एक यूनिट को बार बार जोड़ोगे तो वो पॉलीमर यानी बहुलक बन जाता है। ठीक है, और एक यूनिट को बेटा क्या कहते हैं? मोनोमर के नाम से जानते हैं। मतलब एक ईंट को जैसे क्या कहा गया था? एकलक इकाई। ऐसे देखो बेटा, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। जैसे पॉलीथीन, कितने बच्चों ने पॉलीथीन सुना है? अरे पन्नी देखा है अपने घरों में? ना देखा तो मैं दिखा दूं, मेरे पास भी नहीं है। पॉलीथीन देखा है आपने? पन्नी। तो पॉलीथीन पता है बेटा कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो। पॉलीथीन आपका कहां? तो पॉलीथीन बेटा, पॉलीथीन को क्या कहते हैं हिंदी में? पन्नी कहते हैं, या पन्नी पॉली बैग कहते हैं। ठीक है, अच्छा पॉलीथीन जो होता है ये कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो। एक होता है इसके अंदर पॉली और एक होता है इसके अंदर ईथीन। तो इसका मतलब है बेटा, हिंदी में भी क्या बोलेंगे? हिंदी में भी इसको पॉली बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ईथीन बोलेंगे। तो इसका मतलब आप लोग कमेंट करके बतावा कि भैया पॉलीथीन का एक यूनिट क्या होता है, सिंगल यूनिट क्या होता है, पॉलीथीन कौन सी चीज से मिलकर बनी है। तो आंसर पता है क्या आएगा? पॉलीथीन का अगर मैं पूछूं मोनोमर क्या होगा? मोनोमर, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, एकलक इकाई क्या होगा। तो पता है आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आपका आ जाएगा ईथीन। क्या आ जाएगा आपका आंसर? ईथीन, यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। किस किस को समझ में आ गया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पॉलीथीन, देखो पॉलीथीन दो वर्ड से मिलकर बना, एक पॉली प्लस ईथीन। और पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत बार कोई चीज जुड़ना। और ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। मतलब पॉली, इससे कंपेयर करो, पॉलीथीन को इससे कंपेयर। पॉली का मतलब बहुत बार जुड़ना, कौन जुड़ा? मर। मर का मतलब ईथीन जुड़ा। और ईथीन का फॉर्मूला होता है बेटा, सभी बच्चे याद रखना, ईथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। और इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलीथीन का सूत्र क्या होगा, पन्नी का सूत्र क्या होगा, पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई पूछे तो बेटा याद रखना क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। C2H4 के बाहर N लगा दो। अच्छा मैंने N क्यों लगाया बेटा? मैंने N क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ईथीन कितनी बार जुड़ा, लेकिन जुड़ा कौन? ईथीन जब बार बार जुड़ेगा तो तब जाके एक पॉलीथीन बनेगा। इसीलिए मैंने C2H4 के बाहर N लगा दिया। मुझे नहीं पता कि कितनी बार जुड़ा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या मजा आ रहा है क्लास के अंदर? बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, N का वैल्यू 10 भी हो सकता है। बट अपने को पता नहीं कि ईथीन तो जुड़ा, लेकिन कितनी बार जुड़ा, तब जाके एक पॉलीथीन यानी कि एक पन्नी बनी बेटा। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये वाला समझ में आया पेज? अगले पेज पर चलें, अगले पेज पर चलें क्या? मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना आज टॉपिक, क्या स्टार्ट किया? पॉलीमर। पहले मैंने बताया, सुन लो फिर से, पहले मैंने बताया पॉलीमर क्या होता है? बहुलक। पॉलीमर पूछा जाएगा कितने शब्दों से मिलकर बना? पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। पॉली जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, तो बच्चों पॉली का मतलब है बहुत, और मर का मतलब होता है यूनिट, इकाई। तो जब कोई एक इकाई बार बार जुड़ती है तो उसे पॉलीमर बन जाता है। जैसे एक ईंट को जुड़ने से लगातार दीवार बन जाती है, तो दीवार का अगर मैं पूछूं एकलक इकाई, सिंगल यूनिट कौन है, तो आंसर क्या आएगा? ईंट है।
ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सर क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थ्योरी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन मैं बिल्कुल करवाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसे जैसे बेटा एग्जांपल मैंने क्या लिया, पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है, इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इसके बाहर N लगा दिया तो पॉलीथीन का सिंगल यूनिट क्या हो गया, इथीन, यानी मोनोमर क्या हो गया, इथीन। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पर। बच्चों एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना। साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, और सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, साइंस की भी। बताओ बेटा सबसे पहले पॉलीमर का खोज किसके द्वारा किया गया, कमेंट करें सभी बच्चे। पॉलीमर का खोज सबसे पहले बर्जीलियस नाम के व्यक्ति ने किया, कब, 1833 में किया, 1833 के अंदर किया। क्या याद रखेंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कि 1833 में बहुलक की खोज, जिस चैप्टर को आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर की खोज 1833 में किसके द्वारा की गई, तो कमेंट करके बताओ। बर्जीलियस, वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा, बर्जीलियस के द्वारा की गई, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पॉलीमर जो होते हैं यानी कि बहुलक जो होते हैं, इनका परमाणु भार क्या होता है। बहुलक का बेटा ये फैक्ट हैं जो याद करने पड़ेंगे। अगर पूछे खोज किसने की बहुलक की, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1833 में बर्जीलियस। अगर कोई पूछे कि बहुलक जो होता है पॉलीमर, इसका एटॉमिक मास परमाणु भार क्या होगा, तो बच्चों याद रखना 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 7, और यू का मतलब है यूनिट। यू का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिट। सर इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है ना, हाँ बेटा वो इथीन है, C2H4 है इसीलिए उसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो बताओ इसका मास कितना होता है, 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 7 के बीच में, और यू का पूरा नाम पता है क्या होता है, डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट, यानी डाल्टन परमाणु भार इकाई। यू का पूरा नाम क्या होता है, यू का शॉर्ट फॉर्म में तो यू को यूनिट कह देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि यू का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना बेटा यू का पूरा नाम होता है डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट, यानी डाल्टन ने दिया था ना इसको, यू को, तो डाल्टन के नाम पर इसकी क्या रखी गई है, यूनिट रखी, डाल्टन यूनिट भी आप कह सकते हो बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है कि पॉलीमर जो बनते हैं, जैसे मैंने क्या कहा था कि बेटा पॉलीथीन पन्नी जो बनी, या जिसे पॉली बैग कहते हो तुम लोग, तो ये किससे बना, इथीन से बना। इथीन जब बार बार आपस में जुड़ेगा तब जाके क्या बना था, पॉलीथीन बना था। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, यानी बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं, तो बेटा इसे कहते हैं बहुलकीकरण। यानी एक बहुलक जो बनेगा, जैसे एक दीवार बनी थी ईंटों से क्या बनी थी, दीवार, ऐसे ही बेटा जब कोई बहुलक यानी पॉलीमर जब कोई बनेगा तो वो एक एक यूनिट को जोड़कर बनेगा। जैसे पॉलीथीन जब बना तो किससे जोड़कर बना, इथीन से जोड़कर बना। तो बेटा ये जो प्रक्रिया है, बहुलक बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसे सुन लो भाई रेलवे वालों, इसे बहुलकीकरण कहा जाता है। लिख लो बेटा, इसे क्या कहा जाता है, बहुलकीकरण, ठीक है। अंशिका देसवाल कह रही है घंटा समझ नहीं आ रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही, बेशरम है, ऐसी बदतमीज भरी बातें करती है। तू अच्छे घर से बिलोंग करती होगी वैसे तो, लेकिन तुझे शर्म नहीं आ रही जरा भी ऐसे बात करते समय। यहाँ पर हैं यहाँ पर 700 बच्चे लाइव हैं और उनके सामने तू ऐसी बात बोल रही है। माँ बाप ने यही सिखाया है तेरे ने, है? एक बात बता, समझने वाले को समझ में आता है, और जो समझ नहीं सकता ना, जो तेरे जैसे बोलते हैं, वो बेवकूफी होती है। वो सिर्फ बर्तन साफ करेंगी, अगले घर जाके चौका पोता करेंगी, वो कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान लगा ले बदतमीज। अब इधर सुन ले ध्यान से, बहुलक बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, बहुलकीकरण कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कब होती है ये याद रखना, ये होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बेटा इसके लिए, और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, यानी दाब भी ज्यादा होना चाहिए, और क्या है बेटा याद रखना, प्रेशर यानी प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर यानी कि तापमान भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब सुनो फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे पॉलीथीन जब बना तो पॉलीथीन किसको जोड़ जोड़कर बना, एक इथीन को जोड़ा, दूसरे इथीन से जोड़ा, एक और इथीन से जोड़ा, ठीक है। अब सुनो, तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब इथीन से जुड़ेगा तो इसका मतलब है वो बहुत बार आपस में जुड़ेगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसको लगेगा, ठीक है बेटा।
यानी बहुत ज्यादा प्रेशर भी चाहिए उसको और बहुत ज्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर। ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, एक ईथीन ईथीन से जुड़कर बार बार ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो ईथीन ईथीन से जब जुड़ रहा है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा क्या चाहिए उसको, प्रेशर भी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे चलते हैं। ऐसे बेशरम बच्चों की वजह से ना बाकी सबका टाइम वेस्ट हो जाता है 1-2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद जिंदगी में ये कमेंट नहीं कर पाएगी कहीं भी, यूट्यूब चैनल पे तो क्या कहीं भी कमेंट नहीं कर पाएगी यहां। ठीक है, इसका परमानेंट इंतजाम मैंने कर दिया। अब आगे चलते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा, अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, अगली बात पर हम चलते हैं। अगले, अब तुमको पता है पढ़ना क्या है, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक के प्रकार कितने होते हैं, यहां तक समझ में आ गया आपको? क्या चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। ठीक है, अब सुनो बेटा, बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा बहुलक कितने, ओरिजिन के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर बहुलक के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुलक के 3 प्रकार होते हैं, ये सभी बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं बेटा बहुलक? अगर ये पूछे ना ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बहुलक के कितने प्रकार, 3। सबसे पहला जो टाइप आता है उसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, जिसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। बेटा बस तीनों का नाम याद रख लो, पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कौन कौन ऐसे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 12वीं क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था और वहां से भी डिलीट कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हार्ड टॉपिक होता है बेटा, इसीलिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न हमारे पेपर में बेटा इससे आते हैं। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला आता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा आता है आर्टिफिशियल या जिसे मैनमेड कहते हैं, और तीसरा आता है सेमी सिंथेटिक, मतलब अर्ध संश्लेषित। मतलब अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या है कि ये नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल, मतलब ये दोनों से मिलकर बना है। कुछ हिस्सा तो नेचुरल होता है प्राकृतिक और कुछ को लैब में तैयार किया जाता है, तो आधा नेचुरल है और आधा क्या है, मानव निर्मित, यानी आधा मैनमेड है। ठीक है बेटा, तो उसको सेमी सिंथेटिक कहा जाता है। अब जरा सुनो बच्चों, नेचुरल पॉलीमर की परिभाषा क्या होगा कि ये जो पॉलीमर हैं ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं बेटा? नेचर का मतलब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये बनाए नहीं जाते, ये तो ऑलरेडी हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं बेटा। केमिस्ट्री का 1 शॉट मैराथन जल्दी आएगा, रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम से पहले, सीजीएल से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो बेटा ये नेचुरल पॉलीमर हमें कहां से मिलते हैं? प्रकृति से। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन एक बहुलक है पॉलीमर। अब पता है सवाल पेपर में कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बेटा पता है कैसे आएगा कि प्रोटीन कौन से प्रकार का बहुलक है, सीधा सीधा ऐसे ही आएगा। और मैं तुम्हें करवाऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, मैं आपको करवाऊंगा। पूछा जाएगा प्रोटीन कौन से प्रकार का बहुलक है, तो याद रखना नेचुरल पॉलीमर। सेलुलोज, हिंदी में भी क्या कहते हैं बेटा? सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज। प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया। डीएनए, आरएनए और रबड़, प्राकृतिक रबड़ जो होती है ये भी किस प्रकार का बहुलक है? नेचुरल। बेटा ये एग्जांपल प्लीज याद कर लो, इनमें से ही कोई ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बताओ, अच्छा इसे बोर्ड को मत देखो, तुम मुझे देखो, ठीक है, जल्दी से बताओ कि नेचुरल पॉलीमर के अंदर कौन कौन आता है? मिस्टर फसरीन बता। देखो भाई तुम लोग 800 बच्चे लाइव हैं बेटा, ऐसे बुरा ना मत माना करो कि मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपको कमेंट करना है तो आप लोग साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी है, वहां कमेंट कर सकते हो। वहां आपके कमेंट कम होंगे तो मैं वहां देख पाऊंगा। इतने बच्चे कमेंट करते हैं, अगर मैं हर एक का रिप्लाई करने लग गया ना मेरे बच्चे, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और मैं सच बताऊं, मैं टाइम पास करने नहीं आता, मैं सच में वो कंटेंट देने आता हूं जो पेड बैच में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, या कोई और पढ़ाता है, वो कंटेंट देना चाहता हूं। मेरा ध्यान पूरा पढ़ाने पर इसलिए होता है। कभी देखा है कि मैं लगातार तुम्हारे कमेंट किए पढ़े जा रहा हूं, कभी कभी बीच में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्योंकि बच्चों मैं सच में चाहता हूं आपको प्रॉपरली पढ़ाना, कंटेंट देना। मैं ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया किसी चीज को, पूरा डिटेल में। कोई ऐसी क्लास मुझे खोल के दिखा दो कि ऐसा कंप्लीट पढ़ा रहा हो आपको, अभी और देखना आगे, अभी तुम देखना कि कंटेंट में कितना दम है। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, मैं तुम्हें क्लास में ही याद करवा दूंगा बेटा। देखो बेटा, अगर मैं पूछूं कि उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर के कितने प्रकार, सब बच्चे कमेंट करो 3, सब बच्चे कमेंट करो 3। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? नेचुरल। अच्छा, नेचुरल के कितने एग्जांपल याद रखने? डी। अच्छा, अब तुम ये सोचोगे सर ये जब पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या होगा? ये किससे मिलकर बना है?
इसका एकलक इकाई क्या होगा, तो उनको तो डिस्कस करेंगे बेटा। अभी पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर पूछे कि नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक के, बताइएगा प्राकृतिक बहुलक के क्या बताना है आपको बेटा। एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, रबड़, सेलुलोज, ये याद रखो। बोलो एक साथ, सभी बच्चे बोलो बेटा एक साथ। क्या डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब बच्चे याद रखना है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेलुलोज और रबड़, ये सब बच्चों को क्या करना है बेटा, याद रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं कृत्रिम बहुलक, आर्टिफिशियल पॉलीमर। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलीमर ये क्या है बेटा, ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मैनमेड पॉलीमर होते हैं, तो इसका मतलब है ये लैब में तैयार किए जाते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। ये किस में तैयार किए जाते हैं बेटा, ये लैब में तैयार किए जाते हैं और ये हमें प्रकृति से प्राप्त बच्चों नहीं होते हैं। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब तुम ये सोच रहे होगे सर इनके बारे में आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, बेटा इनके बारे में अगली स्लाइड पर सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता मत करो, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है बेटा, बोलो क्या आएगा। आर्टिफिशियल में कौन कौन आता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। अगला क्या आता है, पॉलीथीन इसके अंदर आता है, क्योंकि पॉलीथीन कोई नेचुरल तो है नहीं, पॉलीथीन कोई नेचुरल तो है नहीं बेटा, पॉलीथीन तो बनाया जाता है किससे, ईथीन से बनाया जाता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ईथीन का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन से बनाया, टेफ्लॉन अभी बताऊंगा टेफ्लॉन क्या होता है। ठीक है, फिर क्या है, बेकेलाइट। हिंदी में बेटा देखो नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा, टेफ्लॉन को टेफ्लॉन कहेंगे, बेकेलाइट को बेकेलाइट कहेंगे, पॉलीथीन को पॉलीथीन कहेंगे और पीवीसी को पीवीसी कहेंगे। इस सबको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब ये दोनों से मिलकर बनता है। ये नेचुरल भी होता है इसमें कोई चीज, और कोई क्या होती है, आर्टिफिशियल, मतलब ये प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित भी होता है। दोनों से मिलकर बच्चों ये बनता है, प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है बेटा। इसके अंदर क्या आता है, सेलुलोज नाइट्रेट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, हिंदी में भी लिखोगे सेलुलोज नाइट्रेट इसे कहते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट इसे कहते हैं, याद रखना। अब आपको यहां दिख रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, सेलुलोज तो देखो क्या आ गया, सेलुलोज तो नेचुरल है बेटा, और नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, मैनमेड होता है। तो सेलुलोज नाइट्रेट हमारा, देखो पेपर में सवाल कैसे आएगा कि सेलुलोज नाइट्रेट कौन से प्रकार का बहुलक है, कमेंट करके बताओ। सेलुलोज नाइट्रेट इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर, तो याद रखना सेमी सिंथेटिक। अगर पूछे पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट ये कौन से पॉलीमर हैं, तो आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल। ठीक है, अगर पूछे प्रोटीन, सेलुलोज, डीएनए, आरएनए, प्राकृतिक, रबड़, ये किस प्रकार के बहुलक हैं, आपके नेचुरल। क्या आपको यहां तक याद हो गया बेटा, यहां तक याद हो गया, बस पहले ये टाइप याद रखो, पहले ये टाइप याद रखो। कितने बच्चों को याद हो गया, ये बस याद करना है आपको। ये प्रकृति से मिलते हैं, इनमें कुछ भी मानव निर्मित नहीं होता, मानव कुछ नहीं मिलाता, ये ऑलरेडी है। प्रोटीन हमारे शरीर में, सेलुलोज, ठीक है, और डीएनए, आरएनए, नेचुरल रबड़, ये सब प्रकृति से प्राप्त होते हैं बेटा। इनका क्या याद रखना है, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा कि टेफ्लॉन का प्रयोग कहां होता है, बेकेलाइट का प्रयोग कहां होता है, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अच्छा सेलुलोज नाइट्रेट के बारे में बताएंगे, ये कैसा होता है बेटा, सेमी सिंथेटिक। ठीक है, चलो आगे चलें, क्या अगले सवाल पर चलते हैं कि सर अगली बात सुनो बेटा ध्यान से, कि ये जो रबड़ है, रबड़ से एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं कि रेलवे के किसी एग्जाम में आएगा, मैं लिख के देता हूं, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप ले लेना, एसएससी का कोई एग्जाम ले लेना, एक सवाल रबड़ से जरूर आता है। पहली बात तो ये कि रबड़ कौन से प्रकार का पॉलीमर है, अरे कमेंट करके बतावा बच्चों, कमेंट करके बतावा कि रबड़ कौन से प्रकार का बहुलक है, रबड़ कौन से प्रकार का बहुलक है, मैं पूछना चाहता हूं रबड़ कौन से प्रकार का बहुलक है, तो आंसर क्या आएगा, रबड़ हमारा नेचुरल पॉलीमर है। कमेंट करके बतावा बेटा सभी बच्चे, पेपर में सवाल रबड़ से क्या क्या आते हैं उन सबको मैं तुम्हारी आंखों के सामने लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, और वो बच्ची कहां चली गई जिसको समझ नहीं आ रहा था, कह रही थी घंटा समझ नहीं आ रहा है, हद कर दी भाई साहब, लड़की की गरिमा को गिरा दिया इसने मेरी नजरों में। ठीक है, मतलब लड़कियों की गरिमा को मेरी नजरों में इसने गिरा दिया। चलिए, तो नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या है, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। ये रबड़ जो होता है ये किस प्रकार का बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। अब जरा समझना बेटा, रबड़ चार प्रकार के होते हैं,
अगर कोई पूछे रबड़ तुमने देखा ये टायर बनते हैं रबड़ के, छल्ले जो होते हैं बालों में लगा लेते हैं वो भी रबड़ के, ठीक है। चलो बेटा, तो रबड़ कितने प्रकार के होते हैं अगर कोई पूछे, तो रबड़ आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है बेटा। देखो चलो, सबसे पहला टाइप हमारा आता है आइसोप्रीन। सबसे पहला टाइप आता है बेटा, ये चैप्टर 12th क्लास का है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ रहे हो इसका मतलब यू आर द ग्रेट पर्सन। अगर आप फिर भी पढ़ रहे हो ना, 12वीं क्लास का टॉपिक है, फिर भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो यू आर द ग्रेट पर्सन। क्यों? सवाल तो पेपर में आएगा भाई, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहला टाइप क्या आता है रबड़ का, आइसोप्रीन। दूसरा जो टाइप आता है बेटा, इसे कहते हैं नियोप्रीन। बेटा ये नाम याद रखने पड़ते हैं। अब तुम सोचोगे सर कैसे याद करूंगा, भाई याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या आता है, आइसोप्रीन। दूसरा नियोप्रीन। तीसरा क्या आता है बेटा, ब्यूना एन। क्या आता है बोलो, ब्यूना एन। चौथा क्या आता है बेटा, ब्यूना एस। चौथा क्या आता है बोलो, ब्यूना एस। तो अगर कोई पूछे कि रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, बताओ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, 4। सबसे पहले आइसोप्रीन, दूसरा नियोप्रीन, तीसरा ब्यूना एन, चौथा ब्यूना एस। अगर पूछे इन चारों में से नेचुरल रबड़ कौन सा है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन। बाकी के ये तीनों के तीनों जो हैं ये बनाए जाते हैं फिर इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके, इसलिए बाकी के तीनों क्या हैं बेटा, आर्टिफिशियल रबड़ हैं, यानी कृत्रिम रबड़ हैं। कमेंट करके बताओ बेटा कि रबड़ जो है वैसे तो नेचुरल पॉलीमर के अंदर आता है, बट रबड़ के होते हैं 4 प्रकार। चारों में से कौन कौन है, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। इनमें से जो नेचुरल है, बिल्कुल जो प्राकृतिक है, वो कौन सा होता है, आइसोप्रीन। ये लेटेक्स नाम के पदार्थ से बनता है। आइसोप्रीन जो है बेटा, ये किससे बनता है, लेटेक्स नाम के पदार्थ से। लेटेक्स नाम के पदार्थ से बनता है। सुना है ना, पेड़ लेटेक्स नाम के पदार्थ से बनता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है बेटा। लेटेक्स नाम के पदार्थ से बनता है, कहते हैं वो दूध वाला पेड़ जैसा होता है, ठीक है। तो सब जल्दी से बताओ बेटा, क्या आइसोप्रीन, आइसोप्रीन नेचुरल रबड़ है, बाकी नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस ये आर्टिफिशियल है, ये लेटेक्स नाम के पदार्थ से बनता है। बच्चों एक बार और सुनना, ठीक है, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, अगर आपसे पूछे कि ये जो आइसोप्रीन है ये इतना ज्यादा मुलायम होता है कि इसको टाइट करने के लिए, बेटा देखो ये जो भाई रबड़ का एक पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको सच में समझ में आ रहा है। आइसोप्रीन जो होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है बेटा, मुलायम होता है। तो फिर इससे ये कैसे बनाए जाते हैं बाकी के रबड़ जो हैं तीनों, भाई आइसोप्रीन तो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, फिर इसमें बेटा ये तीनों कैसे बनाए जाते हैं इससे, या रबड़ के जो टायर आते हैं वो तो मजबूत होते हैं, या रबड़ तो कई तरह की होती है, तो फिर क्या करते हैं, तो बेटा इस आइसोप्रीन में सल्फर की मात्रा डाली जाती है, यानी सल्फर गंधक के साथ, सल्फर जानते हो ना, सल्फर गंधक के साथ इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है, लिख लो। जब आइसोप्रीन तो बहुत ज्यादा मुलायम होती है, इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें बेटा सल्फर के साथ क्या किया है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और अगर पूछे कि सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो कितने परसेंटेज सल्फर गंधक का लेते हैं, कई बार यह भी पूछा जाएगा कि गंधक का कितना प्रतिशत होता है, तो 3 से 5% होता है बेटा। और अगर पूछे कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तो 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएंगे कि नेचुरल रबड़ का नाम क्या है, आइसोप्रीन, उसको सल्फर के साथ गर्म कर दो तो वो मजबूत हो जाती है, वो टाइट हो जाती है। और गर्म कितना करना है, 373 डिग्री केल्विन। कितना मिलाना है गंधक की मात्रा, 3 से 5%। और बच्चों इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है, यह प्रक्रिया लिख लो भाई सब लोग, यह प्रक्रिया बेटा एक एक टॉपिक लाजवाब होने वाला है आपका। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कीनीकरण कहलाती है।
यानी वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? इसी प्रक्रिया को यानी गंधक को मिलाने की जो प्रक्रिया है इतने डिग्री तापमान पर सल्फर को ऐड करने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण कहते हैं, याद रखना, सबको याद रहेगा बेटा। दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। ठीक है बेटा, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, मतलब रबड़ का वल्कनीकरण इसे कहा जाता है। सभी मेरे प्यारे साथियों को बेटा याद रखना है। ठीक है, सबको याद हो गया? क्लियर है? अच्छा, यस लिखो। अगर बेटा रबड़ के सारे क्वेश्चन याद हो गए तो एक बार कमेंट में यस लिखो बेटा। ठीक है, प्रीति शर्मा जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा सभी लोग। रुचिता नहीं, एक लड़की की वजह से सब लड़कियों को जज नहीं करेंगे, मेरे घर में भी माँ बहन है, लेकिन इस तरीके से जो उसने बोला था ना बेटा वो अच्छा नहीं था। वो भी बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा नहीं है, कोई तो होगी अच्छी बच्ची होगी, लेकिन कभी कभी ना दिमाग भ्रष्ट हो जाता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाता है। वो ये नहीं देखता कि हमसे काफी बड़ा, काफी एज्ड, मतलब वो गुरु की उसको नहीं समझते हैं, बड़ा भाई न समझते हैं, तो वो कुछ नहीं समझते, उनका दिमाग भ्रष्ट होता है ना, वो कुछ भी कहीं भी लिख देते हैं। सब लड़कियां अच्छी हैं, सब लड़के अच्छे हैं, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारे घर में भी भाई हैं, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी माँ है, सब सब छोटे। मैं तो आपको कभी भी ये नहीं कहता हूँ, हमेशा या तो बेटा कह के बोलता हूँ प्यार से, या छोटा भाई या छोटी बहन कह के बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बेटा होता है ना, तो कोई बात नहीं, कहने दो, कहने का फर्ज होता है भाई, हमारा तो बताने का फर्ज है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो रबड़ से बेटा कोई डाउट? ये सारे के सारे क्वेश्चन रबड़ के आपके हो गए। और रबड़ कौन सा पॉलीमर था बेटा? नेचुरल। ठीक है, और अब आर्टिफिशियल में कौन कौन आता है? पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। और सेमी सिंथेटिक में कौन आता है बेटा? सेलुलोज नाइट्रेट होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सुनो, पॉलीथीन के बारे में समझते हैं बेटा। ठीक है, पॉलीथीन, अब तक तो आपने रबड़ पढ़ लिया, अब दूसरा समझिएगा पॉलीथीन। दूसरा क्या समझना बेटा? पॉलीथीन। इनमें से जो इंपोर्टेंट है ना, देखो बेटा, इनमें से जो इंपोर्टेंट है, जैसे आपका मैंने क्या पढ़ा दिया? रबड़ बता दिया, फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पॉलीथीन पढ़ा रहा हूं। तो जो इन सब में से ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, इन सब में से जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, पहले मैं उनको कवर करवा रहा हूं बेटा। ठीक है, पहले मैं उनको कवर करवा रहा हूं। तो बेटा लिखो, हेडिंग डालो पॉलीथीन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? पॉलीथीन। अच्छा, पॉलीथीन सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, कौन से प्रकार का बहुलक है? कमेंट बॉक्स को भर दो पूरा बेटा। पॉलीथीन कौन से प्रकार का बहुलक है? कमेंट बॉक्स को भर दो। तो याद रखना, पॉलीथीन हमारा आर्टिफिशियल पॉलीमर है। कैसा है बेटा? आर्टिफिशियल, मतलब क्या है? कृत्रिम, या जिसे मैन मेड कहते थे। क्या कहते थे बेटा? मैन मेड कहते थे। जल्दी से कमेंट करके बताओ। जैसे रबड़ क्या था? नेचुरल। ऐसे ही बच्चों पॉलीथीन क्या होता है? आर्टिफिशियल या मैन मेड, मतलब मानव निर्मित, या जिसे क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम बहुलक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट पॉलीथीन के बारे में बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट पॉलीथीन के बारे में क्या होगा कि यह हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मतलब अनअपघटनीय बहुलक है। पॉलीथीन को कभी खत्म किया जाता नहीं है, मतलब ना तो तुम इसको जलाओगे तो क्या बन जाएगा? खिंचने लग जाएगा। आप आग में खूब डाल लो पन्नी को, वो खत्म नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस ऐसी चीजें बेटा जिनको खत्म नहीं किया जा सकता उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल उनको कहा जाता है। सबको याद हो गया? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H4 के बाहर क्या लगा हुआ है? N। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलीथीन जब बनता है तो कितनी चीजों से मिलकर बनता है बेटा? दो, पॉली प्लस ईथीन। और ईथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। इसका मतलब पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या है जिससे ये मिलकर बना है? ईथीन, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ईथीन आपका क्या होगा? इसका मोनोमर। तो फॉर्मूला क्या है? पन्नी का फॉर्मूला लिखो, C2H4 के बाहर N। तो अब कभी ढकेल वाले अंकल से ये मत कहना कि एक पॉलीथीन देना, आप बोलना प्लीज अंकल एक पॉलीईथीन देना। क्या बोलेंगे आप लोग? पापा एक पॉलीथीन देना। घर में बोल रहे हो मम्मी एक पॉलीथीन देना मुझे। तो मतलब पॉलीथीन कुछ ना होता, पॉलीथीन वॉलीथीन कहते हो तुम। क्या कहना चाहिए आपको? पॉलीईथीन। शुद्ध वर्ड क्या है बेटा? पॉलीईथीन। मम्मी प्लीज गिव मी ए पॉलीथीन, मतलब मम्मी कुछ ऐसा दे दो जो ईथीन ईथीन से बहुत बार जुड़ के बना हो, इट मींस पॉलीथीन। क्लियर है? आपको ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पर बेटा।
अगले सवाल पर चलते हैं। तो बेटा पॉलीथीन समझ में आ गया। अब देखो बेटा पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि पॉलीथीन भी कितने प्रकार की होती है, दो। यानी मैं बोलूं अगर पॉलीथीन भी कितने प्रकार की होती है। पन्नी देखिए तुमने, पन्नी, पन्नी देखिए, पन्नी जल्दी से बता दो बेटा। पन्नी आपको, पन्नी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पन्नी जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है एलडीपी। एलडीपी का मतलब क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब कम घनत्व वाली। इसका यूज कहां होता है बेटा, प्रयोग पॉली बैग बनाने में, जो तुम सब्जी लेके आते हो, टमाटर आलू प्याज लेके आते हो, या खिलौने बनाने में। टॉयज का मतलब क्या है, खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्या याद हो गया बेटा। तो एलडीपी मतलब पॉलीथीन अगर कोई पूछे पन्नी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की बेटा। एक आपका कम डेंसिटी वाली, मतलब ये हल्की पन्नी होती है, इसकी क्वालिटी बेकार होती है, टूट जाएगी अगर ज्यादा सामान इसके अंदर आपने भर दिया। ऐसे ही बेटा एक होती है एचडीपी, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब ज्यादा घनत्व का मतलब भारी वाली पन्नी, ये टाइट होती है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब ज्यादा घनत्व वाली पन्नी। बच्चों इसका प्रयोग कहां होता है, डस्टबिन बनाने में होता है, कूड़ेदान जो होते हैं ये, मतलब ये हल्का प्लास्टिक की भांति काम करने लगती है। ये ऐसी पन्नी है जो हल्का कैसा काम करने लगती है बेटा, प्लास्टिक की भांति काम करने लगती है, ठीक है। हाँ सर इथीन क्या है, नहीं समझे बेटा। इथीन क्या है, कार्बन का कंपाउंड होता है। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है, C2H4, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा सुनो, तो बेटा HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग भैया, डस्टबिन बनाने में, बकेट बाल्टी बनाने में, पानी की जो बोतल आती है उसको बनाने में HDP का प्रयोग किया जाता है। सर क्वेश्चन बेटा खुशी तब करेंगे, जैसे मान लो खुशी ने तो पढ़ा हुआ है चैप्टर और किसी ने पढ़ा नहीं है, तो बेटा पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं, तब क्वेश्चन की अगर बारी आएगी तो तब पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो तो पॉलीथीन के आपको दो प्रकार याद रखने, दोनों के यूज अलग अलग बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा हम किसके ऊपर, बताइएगा, पीवीसी। ये क्या होता है पीवीसी, जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है भैया। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, तो C2H3Cl। क्या है बेटा इसका फॉर्मूला, C2H3Cl, और इसके बाहर N लगा दिया बेटा, ठीक है। इसके बाहर N लगा दिया, N की वैल्यू एक भी हो सकती है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि पीवीसी का जो दूसरा नाम होता है ना, वो क्लोरोईथीन होता है। देखो बेटा मैं आपको एक चीज ध्यान से समझाता हूं, इसका प्रयोग कहां होता है, पाइप वगैरह बनाने में। पाइप देखे आपने, उस पाइप पर लिखा रहता है पीवीसी पाइप। पैरासूट बनाने में होता है, जो उड़ने के काम आता है भाई, पैरासूट बनाने में काम आता है। रेनकोट, बरसाती कपड़े हैं, बरसाती कपड़े बनाने में काम आता है, रेनकोट बनाने में काम आता है। अगला क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिक वायर, जो तार आपने देखे घरों में, तार जो होते हैं काले रंग का है, लाल रंग का है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का है, तो उसके ऊपर जो क्वाइटिंग की जाती है बेटा, लाल रंग हरा रंग जो किया जाता है, यानी जो प्लास्टिक के जैसा लगता है, रबड़ जैसा, वो किसका बनता है बेटा, वो पीवीसी का बनता है। वो किसका बनता है, तारों के ऊपर जो लेपन किया जाता है ना, कि ये लाल कलर का है, ये हरा रंग है, ये काला रंग, तो वो किसका बनता है, पीवीसी। तो बच्चों सबको क्या याद रखना है, देखो बेटा अगर सबको क्या याद रखना है, अगर इथीन, बस इथीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अगर ये आपस में जुड़ता है, अगर इथीन इथीन से ही जुड़ता है बेटा, तो पॉलीथीन बनती थी। अगर इथीन इथीन से जुड़ता था तो क्या बनती थी, पॉलीथीन बनती थी। अगर इथीन इथीन से ही जुड़ता था तो पॉलीथीन बनती थी। लेकिन अगर इथीन बेटा किससे जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए, इथीन बेटा किससे जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए, तो फिर यह बन जाता है पीवीसी। बेटा अगर इथीन आपस में ही जुड़े, देखो अगर इथीन आपस में ही जुड़े, कमेंट करके बताओ, तो पॉलीथीन बनता था। लेकिन इथीन जब क्लोरीन से जुड़ जाए तो क्या बनता है, क्लोरोइथीन, जिसको पीवीसी तबीयत खराब हो रही है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि बारिश में कल भीग गया था मैं बहुत ज्यादा। चलो बेटा तो याद रखना, इथीन अगर क्लोरीन से जुड़े बेटा तो क्या बनता है, पीवीसी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोरोइथीन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोइथीन। जैसे आपने देखा था इथीन का फॉर्मूला क्या था, C2H4। क्या था बेटा इसका फॉर्मूला, C2H4। C2H4 ये रहा, क्लोरीन जुड़ गया Cl, तो बेटा एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तीन रह जाएंगे, और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन को हटा देगा यहां से,
तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3, और कार्बन तो 2 ही रहेंगे, और उसकी जगह एक को हटाकर कौन जुड़ गया? क्लोरीन। तो इसे क्या कहते हैं? क्लोरोईथीन के नाम से बेटा जानते हैं। क्लियर है? आगे चले अगले क्वेश्चन पर। तो याद रखिएगा पीवीसी जो है इसके यूज ये याद रखने, अनदर नेम याद रखना है, दूसरा नाम, ठीक है, और कब बनता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है बेटा। आगे चलें, आगे आता है बच्चे, आगे सबसे आगे एक हमारा पॉलीमर आता है जिसे कहते हैं नायलॉन, ठीक है। एक हमारा पॉलीमर क्या आता है? नायलॉन आता है। अब नायलॉन कौन से प्रकार का पॉलीमर है, कैसे पता चलेगा बेटा? देखो, अब जो टाइप हम पढ़ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। पॉलीमर के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार ये हैं, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। हेडिंग डालिएगा, अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालें बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। देखो अब तक आपने 3 टाइप पढ़े, अब तक आपने 3 टाइप पढ़े, कौन कौन सी? एक तो पढ़ा नेचुरल, एक आपने पढ़ा क्या बेटा? आर्टिफिशियल, मानव निर्मित जिसे कहते हैं मैनमेड, और एक आपने पढ़ा सेमी सिंथेटिक, ठीक है बच्चों। अब हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है? टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल के आधार पर। जैसे सबसे पहला आता है इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या आता है बेटा? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, मतलब ताप संघट्य बहुलक। बस तुम बोर्ड पर मत देखो, तुम मुझे देखो, ठीक है, तुम मुझे देखो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ताप संघट्य बहुलक ये क्या होता है बेटा? ये ऐसे पॉलीमर होते हैं कि अगर इनको गर्म कर दिया जाए, तो इनका शेप या साइज बदल जाता है। ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर उनका आकार बदला जा सकता है, शेप या साइज बदला जा सकता है, ऐसे बहुलक को बेटा हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जब तक आप इनको देखो, ये लिख रहा है गर्म करने पर अपना आकार बदल ले, ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी चीज जो गर्म करने पर अपना शेप या साइज बदल ले, ऐसी चीज को बेटा हम क्या कहते हैं? बोलो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ताप संघट्य बहुलक कहा जाता है बेटा। क्या होगा भाई? जब तक तुम इनको गर्म करते रहोगे, जब तक तुमने गर्म किया तो ये मुलायम रहता है, सॉफ्ट, लेकिन जैसे ही गर्म करने के बाद ठंडा करोगे तो ये मजबूत, हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड, कठोर बन जाता है। जैसे सुनो ध्यान से, पन्नी देखिए आपने, पन्नी, पॉलीथीन, उसको तुम आग में डाल दो, आग में, तो जब आग में तुमने डाल दिया तो वो एकदम मुलायम हो जाती है, एकदम ऐसे मुलायम, और उसमें लकड़ी ऐसे घुसाओगे ना तो घुस जाती है। अरे किसी ने किया है, जैसे आग में पन्नी को डाल दो, इकट्ठा करके इतना मोटा पन्नी आग में डाल दिया तो वो ऐसे मुलायम हो जाती है, उसमें आराम से लकड़ी से छेद भी कर सकते हो। और लेकिन जब वो ठंडा हो जाती है ना, बाहर निकाल लो तो एकदम टाइट, मजबूत हो जाती है, बॉल के जैसी हो जाती है बेटा। तो याद रखना, जब तक तुम उसको गर्म करते रहोगे तब तक तो वो मुलायम रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा कर दोगे तो वो कैसी हो जाती है? एकदम हार्ड। तो प्लास्टिक भी यही होता है, प्लास्टिक को तुम आग में डाल दो, एकदम मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट, लेकिन जैसे ही तुम प्लास्टिक को बाहर निकालोगे एकदम कड़क हो जाती है, मजबूत हो जाती है बेटा, ठीक है। तो याद रखना, इसको पॉलीथीन हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा? पॉलीथीन। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ये सब किसके अंदर आते हैं? थर्मोप्लास्टिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? थर्मोप्लास्टिक। तो बेटा जो पहले 3 टाइप पढ़े थे वो तो उत्पत्ति के आधार पर थे, ओरिजिन के बेस पर, लेकिन अब जो 3 पढ़ रहे हैं वो है अंतर आणविक बल के आधार पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर हैं ये तीनों टाइप, ठीक है बेटा। तो अगर कोई पूछे पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है तो याद रखेंगे थर्मोप्लास्टिक, और अगर ये पूछे कि ओरिजिन के आधार पर कौन सा पॉलीमर है तो आर्टिफिशियल है। ओरिजिन के आधार पर कौन सा है बेटा? उत्पत्ति के आधार पर तो ये मैनमेड था, मानव निर्मित, या जिसे कृत्रिम कहते थे। तो दोनों अलग अलग याद रखना है बेटा। अगला क्या आता है सेकंड इसके अंदर? थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसे कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। इसे क्या कहा जाता है? ताप दृढ़। ताप दृढ़ का मतलब है जस्ट इसका उल्टा। सर पीईएक्स किससे बनता है? क्या कह रहे हो भाई? पीईएक्स समझा नहीं, दोबारा लिखो। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा, अगर मैं पूछूं अगला क्या आता है, इसका जस्ट अपोजिट है बेटा, इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये क्या होता है बेटा? इनको गर्म करने पर इनका शेप या साइज क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन इनको गर्म करने पर इनका शेप या साइज बदलता नहीं है। गर्म कर दो, इनका शेप या साइज जल्दी से बदलने वाला नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अरे दिख नहीं रहा, मैं बोल तो रहा हूं, लिख लो इसकी परिभाषा, लिखो थर्मोप्लास्टिक की, कि ये अपना आकार बदल लेते हैं गर्म करने पर।
फिर यहां लिखो इसमें, ये अपना आकार नहीं बदलते हैं गर्म करने पर। इसके उदाहरण क्या होंगे? पॉलीथीन, प्लास्टिक। इसके उदाहरण क्या होंगे? जो गर्म करने पर अपना आकार ना बदले उसको ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, थर्मोसेटिंग। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? टेफलॉन, टेफलॉन या पीवीसी। टेफलॉन या पीवीसी इसके क्या है बेटा? आपके याद रखना एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अगला आता है तीसरा बेटा, पॉलीमर आता है तीसरा, फाइबर। फाइबर कहते हैं रेशा बहुलक, जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं बेटा। इस पॉलीमर से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं, यानी इसका प्रयोग कपड़े बनाने में, कपड़े के कारखानों में किया जाता है, तो इसे रेशा बहुलक कहा जाता है बेटा। ठीक है, दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड इन क्लॉथ। ये बहुलक कपड़े बनाने में प्रयोग होते हैं। जैसे कि बेटा क्या है बोलो? आपने नायलॉन देखा था, अभी मैं नायलॉन पढ़ा रहा था ना, तो नायलॉन के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, टायर भी बनाए जाते हैं नायलॉन के। तो ये टायलॉन। पॉलिस्टर, हमारी एक दादी थी, अब तो नहीं रही वो, पहले वो पॉलिस्टर की धोती पहनती थी, साड़ी होती है ना पॉलिस्टर की, तो पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं। नायलॉन के बनते हैं टेरिलीन, डेक्रोन। टेरिलीन के भी कपड़े आते हैं, कहते हैं ना टेरिलीन का कपड़ा है इसका, तो ठीक है। तो टेरिलीन के, पॉलिस्टर के, नायलॉन के जो कपड़े आते हैं, समझ जाना वो कौन सा पॉलीमर है बेटा? फाइबर पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, चलो बेटा, क्लियर है बेटा? बेटा इसी से बनते हैं विक्रम जी, आपके पीवीसी से ही बनते हैं बेटा। आगे चलें, अगला क्या आता है बेटा? चौथा आता है हमारा इलास्टिक पॉलीमर। इलास्टिक पॉलीमर क्या होता है बेटा? जिनको खींचा जा सकता है, मतलब इनका आकार बदला जा सकता है, लेकिन क्या लगाकर? फोर्स लगाकर। देखो अब तुम बोलोगे सर इसमें और उसमें क्या अंतर है? इलास्टिक में और इसमें थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है? आपने कहा था सर इनका आकार बदला जा सकता है, और आप कह रहे हो इसका भी आकार बदला जा सकता है। बेटा इसका आकार बदला जा सकता है गर्म करके, यानी हीट करके, लेकिन इसका आकार बदला जाता है गर्म करके नहीं, फोर्स लगाकर, ऐसे हाथों से खींचकर। तो बेटा फोर्स लगाकर। इन दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में और चौथे वाले में अंतर यह है कि इसका शेप या साइज चेंज करते हैं गर्म करके, जब तक गर्म करोगे तब तक मुलायम रहता है, जब ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाता है? हार्ड। लेकिन इसका जो आकार बदला जाएगा बेटा, वो फोर्स लगाकर, बल लगाकर बदला जाएगा। जैसे रबड़ हो गया, जैसे क्या हो गया? रबड़ हो गया। रबड़ का आकार तुम ऐसे खींचकर उसको बदल सकते हैं। दोनों में ये अंतर है बेटा। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। समझ पाए आप लोग? ठीक है बेटा, तो क्या ये चारों समझ में आ गए आपको? क्या ये चारों समझ में आ गए आपको? जल्दी से बता दो बेटा। बेटा क्या चारों समझ में आ गए? ठीक है, अब जरा समझते हैं। हमारा एक आता रबड़ तो हमारा हो ही गया था बेटा। ठीक है, अब आता है नायलॉन को समझ लेते हैं। नायलॉन क्या है बेटा? नायलॉन के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि नायलॉन क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा? नायलॉन वैसे तो आर्टिफिशियल भी पॉलीमर है, वैसे तो अगर ओरिजिन के आधार पे बात करूं तो कृत्रिम बहुलक है बेटा, क्योंकि प्रकृति में थोड़ी पाया जाता है ना, प्राकृतिक नहीं है ये। कैसा है? मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित बहुलक है वैसे तो ये। ठीक है बेटा, मानव निर्मित है। लेकिन अगर मैं पूछूं कैसा है नायलॉन, तो आप क्या आंसर देंगे? अभी मैंने बताया था नायलॉन क्या है बेटा? फाइबर पॉलीमर है। अरे कैसा पॉलीमर बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने? चारों में से कौन सा है? रेशा बहुलक का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है बेटा? फाइबर पॉलीमर का उदाहरण है, अभी तो मैंने बताया था। ठीक है, पॉलिस्टर से कपड़े बनाए जाते हैं बेटा। क्या नाम है आपका? भाग्यश्री। ठीक है बेटा, भाग्यश्री। तो फाइबर पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन है बेटा? आपका नायलॉन है। आपकी और हिस्ट्री की टाइमिंग सेम, ठीक है, करा देंगे उसको रिजवान जी बिल्कुल। देखो अगर इससे सवाल क्या आता है, पहला अगर पूछे फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब अगर पूछे मानव के द्वारा पहला बहुलक कौन सा प्रयोग किया गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आपका मानव के द्वारा पहला बहुलक जो प्रयोग किया गया उसका नाम। बेटा अगर क्वेश्चन आज नहीं कर पाए ना विक्रम, तो ज्यादा रो मत बेटा, ज्यादा परेशान मत हो। सभी लोग क्वेश्चन कल करवा देंगे। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी था, तो क्वेश्चन की चिंता तुम लोग बिल्कुल मत करो। आगे चले तो सुनो बेटा ध्यान से, क्या कि मानव के द्वारा पहला पॉलीमर, पहला बहुलक कौन सा प्रयोग किया गया, तो आंसर क्या आएगा? नायलॉन का प्रयोग किया गया बेटा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। अगर कोई पूछे कि नायलॉन कितने शब्दों से मिलकर बना, तो एक न्यूयॉर्क, एक लंदन। बेटा दो ट्विन सिटी कहे जाते हैं, इनको जुड़वा शहर कहते हैं। याद है आपको? जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क और लंदन को जुड़वा शहर कहते हैं। तो याद रखना न्यूयॉर्क और लंदन दोनों ट्विन सिटी हैं। इसकी खोज सबसे पहले यहीं पर की गई थी, इसीलिए न्यूयॉर्क और लंदन से मिलाकर क्या बन गया? आपका नायलॉन बन गया बेटा। ठीक है, अच्छा
पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, किस वैज्ञानिक ने नायलॉन का खोज किया, तो आंसर याद रखना W.H. कैराथर्स। बेटा क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नायलॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो W.H. कैराथर्स ने की। कब की, 1931 में इसका खोज किया गया बेटा। ठीक है, इसका नायलॉन के 3 प्रकार होते हैं बेटा। नायलॉन के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट करके बताओ। नायलॉन भी 3 प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि जहां पर नायलॉन का प्रयोग कपड़े बनाने में होता है, वहीं पर नायलॉन का प्रयोग टायर बनाने में भी होता है, टूथब्रश बनाने में भी होता है। तो बच्चों याद रखना आप लोग क्या, कि नायलॉन के अगर पूछे कितने प्रकार होते हैं तो 3। एक आता है नायलॉन 6, एक आता है नायलॉन 6, एक आता है नायलॉन 2, नायलॉन 6। बच्चों सबको ये फॉर्मूले इंपोर्टेंट नहीं है, कोई सोचे कि सर ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, बेटा पेपर में ये फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन आपके पेपर में ये आ सकता है कि नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। हिंदी में भी क्या होगा, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और एक है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये तीनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये चैप्टर पता है रट्टा मारने वाला ज्यादा है, सच बता रहा हूं, ये चैप्टर याद करने वाला ज्यादा है बेटा। ठीक है, हाँ तो क्लियर है आप लोगों को, तो नायलॉन के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब बैकेलाइट क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा था बैकेलाइट कहां पर आया था, बैकेलाइट आपका आर्टिफिशियल के अंदर आया था। अरे जब मैंने ओरिजिन के आधार पर आपको पढ़ाए थे, तो बैकेलाइट कौन से प्रकार का पॉलीमर है बेटा, आर्टिफिशियल। कैसा है बेटा, आर्टिफिशियल है, यानी कि मानव निर्मित है या कृत्रिम बहुलक है बेटा। आर्टिफिशियल है बैकेलाइट। इसका प्रयोग कहां होता है, तो सबसे पहले बैकेलाइट बनता किसका है भाई, पॉलीमर अगर कोई है, बहुलक है, तो उसकी एकलक इकाई जरूर होगी बेटा। बहुलक अगर कोई है तो एकलक इकाई जरूर होगी बेटा। ठीक है, तो बहुलक इस बैकेलाइट की एकलक इकाई क्या है, तो याद रखना बेटा फिनॉल से बनता है, फिनॉल। और एक होता है इसका फॉर्म एल्डिहाइड। किसका बनता है, फॉर्म एल्डिहाइड, HCHO जिसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मीथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि बैकेलाइट का यूज कहां होता है, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो बोर्ड आते हैं ना, बोर्ड जो बिजली के बोर्ड आते हैं, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है बैकेलाइट का। बिजली को बनाने, बिजली के बोर्ड जो आते हैं जिसमें स्विच चटकनी लगी रहती है, उसको बनाने में। ठीक है, अगला क्या है, बर्तनों के हैंडल, जैसे तुमने भगोनी भगोना देखे होंगे चाय जिससे बनाते हैं, तो उसका जो हैंडल आता है मजबूत जैसा, वो किसका बनता है, बैकेलाइट का बनता है बेटा। किसका बनता है, बैकेलाइट का बनता है। ठीक है बेटा, चलो अच्छा अगला एक और चीज पूछता हूं कि टेफ्लॉन का यूज क्या है, कमेंट करके बताओ। कौन बच्चा बताएगा कि टेफ्लॉन का प्रयोग क्या होता है, टेफ्लॉन का यूज कहां होता है बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ टेफ्लॉन, बताइए कमेंट करके। अगर मैं पूछूं, हमारा एक टेफ्लॉन भी आया था ना छठवां वाला, तो टेफ्लॉन के बारे में बताओ, टेफ्लॉन के बारे में बताओ, इसका यूज कहां होता है, टेफ्लॉन के बारे में बताओ बेटा कहां होता है। टेफ्लॉन का सबसे पहले तो पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम यानी कंप्लीट नेम क्या होता है, टेफ्लॉन का पूरा नाम होता है, याद रखना, टेट्रा फ्लोरोइथेन, टेट्रा फ्लोरोइथेन, टेट्रा फ्लोरोइथेन क्या होता है बेटा, टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बता दो। ठीक है, टेट्रा फ्लोरोइथेन। इसका यूज होता है, यूज्ड इन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, यानी बिना चिपचिपे बर्तन जो बनते हैं ना बेटा, यूटेंसिल्स यानी बिना, जिनमें खाना चिपकता नहीं है, बिना चिपचिपे बर्तन बनाने में, चिपचिपे बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है। जैसे आते हैं ना प्रेस्टीज वगैरह के कुकर, आपने देखा होगा टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता रहता है, ठीक है, कि बिना इसमें खाना चिपकता नहीं है ये वो, तो याद रखना बिना, जिसमें खाना चिपकता नहीं है, प्रेस्टीज वगैरह के जो कुकर आते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में बेटा किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन इसका पूरा नाम बच्चों हो जाता है। क्लियर है, टेट्राफ्लोरोइथीन इसका पूरा नाम हो जाता है। ये सभी बच्चों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो आज आप क्वेश्चन तो नहीं कर पाए, तो आपको और भी क्या, पीवीसी के बारे में मैंने बता दिया, टेफ्लॉन के बारे में बता दिया, पॉलीथीन के बारे में बता दिया, रबड़ के बारे में बता दिया। ठीक है, यही इंपोर्टेंट पॉलीमर है बेटा जो आपको समझने। ठीक है, बैकेलाइट के बारे में बता दिया, तो यही इंपोर्टेंट है। अच्छा एक और बता दो मुझे कि प्रोटीन का क्या होगा। ठीक है बेटा, प्रोटीन का क्या होगा, कमेंट करके बता दो। प्रोटीन जो हमारा 7वें नंबर पे आ जाता है, प्रोटीन,
प्रोटीन एक नेचुरल ले लेते हैं। जो जो इंपोर्टेंट है ना बेटा, जो जो इंपोर्टेंट है उनके मोनोमर आपको याद रखने, जो जो इंपोर्टेंट होते हैं ना उन्हीं के मोनोमर आपको याद रखने बेटा। अगर मैं पूछूं प्रोटीन क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा भाई, नेचुरल पॉलीमर है। क्या है भाई हमारा, नेचुरल पॉलीमर है, मतलब प्राकृतिक बहुलक है। अच्छा, कितने बच्चों ने साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? हैं, पार्टी उसी को मिलेगी जो सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसे नहीं मिलने वाली है। चलो बेटा बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा पॉलीमर है, प्राकृतिक बहुलक है बेटा। क्या है बोलो, प्राकृतिक बहुलक है। याद रखना, अगर पूछे इसका मोनोमर यूनिट क्या है, इसकी एकलक इकाई क्या होती है, भाई देखो जब कोई पॉलीमर है बहुलक है तो इसका मतलब उसकी एकलक इकाई जरूर होगी बेटा। एकलक इकाई क्या होगी, यानी किससे मिलकर बनता है, एकलक इकाई क्या होगी, तो बेटा याद रखना अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यह बात आपको याद रखना है। अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड, ऐसे जैसे ये अमीनो एसिड है, ये ऐसे जुड़ गया दूसरे अमीनो एसिड से, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया दूसरे अमीनो एसिड से, तो ये ऐसे जुड़ गया दूसरे अमीनो एसिड से, तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है। इसीलिए अच्छा एक बात और याद रखना कि इनके बीच में जैसे अमीनो एसिड अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा, तो बच्चों इसका ये जो बीच में लिंकेज होती है ना, इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज इसे कहा जाता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि पेप्टाइड लिंकेज जो बीच में बॉन्ड होता है अमीनो अम्लों के बीच में, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, यानी पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम पता है क्या बन जाता है, प्रोटीन का अगर मैं पूछूं अनदर नेम, दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो अब एक पेप्टाइड बॉन्ड तो है नहीं, आगे भी ऐसे कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों इसका अनदर नेम यानी दूसरा नाम जो हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। किसको बच्चों, प्रोटीन को अगर पूछे दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, पॉलीपेप्टाइड, मतलब ऐसी चीज जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी हो। और किस किस के बीच में होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में बच्चों पाया जाता है। उम्मीद है आपको यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्लियर है, समझ में आया। तो ये जो चैप्टर है बस इसके बारे में इतना ही आपको समझना है। कितने बच्चों को क्लास में मजा आ गया बेटा। और एक हमारी क्लास चलती है शाम को रेलवे की स्पेशल, वो चलती है रात को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कितने बजे चलती है मेरे भाई बताना एक बार कमेंट करके। रात को 8 बजे हमारी क्लास चलती है, कहां पर, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कल आज भी चलेगी। आज कौन कौन रात को 8 बजे आने वाला है लाइव, एक बार हाथ खड़े करके बताना मुझे कौन कौन आने वाला है। चलेगा बेटा, चिंता मत करो, इसके थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी था सच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो मैं सच में चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन एक सवाल भी गलत ना करें, क्योंकि अगर मैं मात्र 20 क्वेश्चन करवा देता ना तो आपको वो 20 ही याद होते, लेकिन आज पूरी थ्योरी पढ़ा दी तो अब 20 नहीं तुम 50 क्वेश्चन भी खुद कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन देखना, आपको इनमें से ही क्वेश्चन दिखेगा। मैं मानता हूं कि ये याद करने वाला टॉपिक है, तो हो सकता है समझ में कम आया हो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा अगर पेपर में नंबर लेकर आना है बेटा, ठीक है। इसकी पीडीएफ में भेज रहा हूं आपको। और सभी बच्चे कल होगा क्या, यानी कल का तो टॉपिक लिख लो, कल क्या होगा, कल आपका टेस्ट होगा, कल आपका कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट होगा। क्या होगा, कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट होगा। याद रखना, कल आपका क्या होगा, कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट होगा सुबह 10 बजे इसी टाइम। यानी कल मैं आपको एक दिन पहले टॉपिक बताता हूं ना कल क्या होगा, तो कल आपका कोई टॉपिक नहीं है, कल आपका कंप्लीट फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, पूरे फिजिक्स का क्या होगा, टेस्ट होगा। तो पढ़कर आना है बेटा, या तो मैराथन पढ़ लेना पूरी 11 घंटे की मैराथन, या फिर आपको ये जो 51 दिन चल रहा है ना, इसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है, इसको पढ़ के आना। तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं कल टेस्ट देने के लिए। इस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 35 प्रश्न होंगे, जो कि मैंने बना रखे हैं पहले ही। 35 क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। कितने होंगे बेटा, 35 क्वेश्चन होंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़कर आइएगा, ठीक है। कल पूरी फिजिक्स का टेस्ट है सुबह 10 बजे। तो पीडीएफ भेज रहा हूं रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।